बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ बेटा आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बेटा आज हम भारत की खोज का लेसन है हमारा 6। ठीक है, पार्ट कौन सा है हमारा? पार्ट है 6 अंतिम 2 1। ठीक है, इसका जो दूसरा पार्ट है 2 वो अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट है भारत राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से पहली बार एक अन्य देश का उछल्ला बनता है। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना और समझना। और बेटा ये जब मैं लेसन रीड करा देती हूँ तो आप भी एक बार लेसन को पढ़ा करो। अब ध्यान से सुनना बेटा। भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना उसके लिए एकदम नई घटना थी। भारत में जो अंग्रेजी स्थापना हुई थी भारत के लिए बिल्कुल एकदम नई थी, जिसकी तुलना किसी और राजनीतिक अथवा आर्थिक परिवर्तन से नहीं की जा सकती थी। और उसकी जो तुलना है किसी भी राजनीतिक या आर्थिक से तुलना नहीं की जा सकती थी। भारत पहले भी जीता जा चुका था। भारत पहले भी जब युद्ध होते थे तो उसमें जीतता था, उसकी विजय होती थी। लेकिन ऐसे आक्रमणकारियों द्वारा जो उसकी सीमाओं में आकर बस गए और अपने को भारत के जीवन में शामिल कर लिया, उसने अपनी स्वाधीनता कभी नहीं खोई थी और वह कभी गुलाम नहीं बना था। भारत कभी ऐसी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में नहीं बंधा था जिसका संचालन जो इसको चलाता हो केंद्र उसकी धरती से बाहर हो। वह कभी ऐसे शासक वर्ग के अधीन नहीं रहा जो अपने मूल और चरित्र दोनों में स्थायी रूप से विदेशी था। ठीक है, इसमें भारत के बारे में बताया है। नया पूंजीवाद सारे विश्व में जो बाजार तैयार कर रहा था उससे हर सूरत में भारत के आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ने वाला था। आर्थिक ढांचे पर प्रभाव पड़ने वाला था जो पूंजीवादी जो बाजार बन रहे थे। लेकिन जो परिवर्तन हुआ वह स्वाभाविक नहीं था। लेकिन जो आर्थिक परिवर्तन हुआ वो स्वाभाविक नहीं था और उसने भारतीय समाज के पूरे आर्थिक और संरचनात्मक आधार को बदलकर रख दिया था। 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। 19वीं शताब्दी में बेटा भारत में ब्रिटिश राज के इतिहास से किसी भी भारतीय को निश्चित रूप से मायूसी होगी और क्रोध आएगा। फिर भी इससे अनेक क्षेत्रों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता का, यहाँ तक कि हमारी फूट और कमजोरियों से लाभ उठाने की क्षमता का पता चलता है। हमारे अंग्रेजों ने क्या किया था? फूट डालो और राज करो। तो यही इन्होंने अंग्रेजों ने हमारे देश की नीति अपनाई थी कि फूट डालो और राज करो। जो उनकी जो राजनीति थी उससे साफ पता चल रहा था कि ये हमारे देश में आपस में लोगों को भिड़वा रहे हैं, आपस में झगड़ा करवा रहे हैं, जिससे कि लोग आपस में बैरी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं। और राज कौन करेगा? अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, उसके बाद बेटा हमारा दूसरा पॉइंट है भारत में ब्रिटिश शासन के अंत विरोध। राम मोहन राय बंगाल में अंग्रेजी शिक्षा और समाचार पत्र। ठीक है, इसमें राम मोहन राय के बारे में है। व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने जिनमें पत्रकार, मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे, जो अंग्रेजों का जो मिशन था, अंग्रेजों ने व्यक्तिगत रूप से अंग्रेजों ने जिनमें कौन थे? पत्रकार थे और मिशनरी और कुछ अन्य लोग थे। पाश्चात्य संस्कृति को भारत लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया था। जो पश्चिमी सभ्यता है उसको भारत में लाने का इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। कौन लेके आया था पश्चिमी सभ्यता हमारे देश में? अंग्रेज। अंग्रेजी चिंतन और साहित्य और राजनीतिक परंपरा से भारत को परिचित कराने का श्रेय उन योग्य और उत्साही अंग्रेजों को ही है जिन्होंने अपने चारों ओर
भारतीय विद्यार्थियों को इकट्ठा कर लिया था। शिक्षा के प्रसार को नापसंद करने के बावजूद वो शिक्षा को पसंद नहीं करते। उनको पता था अगर भारत में सभी शिक्षित हो जाएंगे तो वो फिर क्या करेंगे, विरोध करेंगे। किसका? ब्रिटिश शासक का। खुद ब्रिटिश सरकार को परिस्थितियों से मजबूर होकर अपनी बढ़ती हुई व्यवस्था के लिए क्लर्कों को करने की तैयारी करने का प्रबंध किया, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि भारत में जो नवयुवक है वो शिक्षित हो, मतलब कि पढ़े लिखे हो। लेकिन उनकी जो बढ़ती हुई जनसंख्या थी, हमारे बढ़ती हुई जो जनसंख्या थी उसको देखते हुए उनकी मजबूरी थी कि वो जो उनका जो कारोबार समझ लो या जो उन्होंने बिजनेस किया था यहाँ पे आके, उनके लिए क्लर्क की जरूरत थी, जिससे कि उन्होंने भारतीयों को नियुक्त किया था। इसलिए धीरे धीरे शिक्षा का प्रसार होने लगा। इसलिए हमारे देश में धीरे धीरे शिक्षा बढ़ने लगी थी। यह शिक्षा सीमित भी थी और गलत ढंग की भी थी। ये शिक्षा थी, ये सीमित थी, मतलब इसका एक दायरा था, और गलत ढंग की भी शिक्षा थी। फिर भी उनमें उसने नए और सक्रिय विचारों की दिशा में दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए थे। एक बार मनुष्य के दिमाग में आ जाती है शिक्षा बहुत ही जरूरी है, तो उस इंसान की जो दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे खोल दिए थे। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा और आधुनिक चेतना का यूरोप के विचारों से बहुत सीमित वर्ग प्रभावित हुआ, क्योंकि भारत अपनी दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिम की तुलना से बेहतर समझते हुए उससे चिपका रहा। क्या था? हमारा जो भारत था वो पश्चिमी की जो सभ्यता थी उससे न करके दार्शनिक पृष्ठभूमि को पश्चिमी की तुलना से बेहतर समझते, मतलब अपनी जो दार्शनिक, उनकी जो सभ्यता थी, दार्शनिकता थी, उसको सभ्य समझते थे। किससे? पश्चिमी सभ्यता से। और भारत के कुछ लोग अपनी उसी सभ्यता से जुड़े रहे थे। उसके बाद बेटा राममोहन राय की पत्रकारिता का गहरा संबंध उनके सुधारवादी आंदोलनों से था। जो उनका पत्रकारिता जो करते थे राममोहन राय, उनका जो गहरा संबंध था सुधारवादी आंदोलनों से था। जो सुधार करे उन आंदोलनों से था। उनका विश्वजनीय दृष्टिकोण कट्टर वर्ग के लोगों को नापसंद था। उनका जो दृष्टिकोण था, जो देखने का जो तरीका था, नजरिया था, वो कट्टर लोगों को, जो उनके विरुद्ध थे, जो कट्टर थे, वो उनको पसंद नहीं आता था। किसका पसंद नहीं आता था? राममोहन राय का। और वे उनके बहुत से सुधारों का भी विरोध करते थे। जो वो सुधार करते थे तो उनका जो अंग्रेजी ब्रिटिश सरकार है उसका विरोध करते थे। पर उनके बहुत से समर्थकों में टैगोर परिवार था, जो परंतु बहुत से उनके समर्थक थे, मतलब उनका साथ देने वाले थे। उस साथ देने वाले में एक टैगोर परिवार था जो राममोहन राय का साथ देते थे, जिसने बाद में बंगाल के पूर्ण जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। टैगोर परिवार ने बंगाल के पूर्ण जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राममोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड आए। राममोहन राय दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। वो दिल्ली सम्राट की ओर से इंग्लैंड गए थे और 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में ब्रिस्टल में उनकी मृत्यु हो गई थी। हमारा बेटा अब थर्ड पॉइंट है 1857 की महान क्रांति, जातीयतावाद। ठीक है, जातीयतावाद है। ब्रिटिश शासन के लगभग एक शताब्दी के उपरांत बंगाल ने उससे समझौता कर लिया। अकाल से नष्ट हुए किसान नए आर्थिक बोझों के तले पिस रहे थे, मतलब कि वो आर्थिक बोझ, मतलब पैसों की कमी के कारण वो उनके नीचे दब रहे थे। नया बुद्धिजीवी वर्ग पश्चिम की ओर इस आशा से देख रहा था। नया बुद्धिजीवी क्या है? नवयुवक जो वर्ग था वो पश्चिमी की ओर इस आशा से देख रहा था कि अंग्रेजी उदारता के सहारे से ही प्रगति होगी, कि अंग्रेज जो लोग हैं वो उन पर क्या करेंगे? सहायता करेंगे, उनकी मदद करेंगे और वो प्रगति मतलब उन्नति करेंगे। लगभग यही स्थिति दक्षिण और पश्चिमी भारत में, मद्रास और मुंबई में भी
थी। किसान उस मुसीबत को झेल रहे थे और जो नवयुवक थे उनको एक आशा थी किससे, ब्रिटिश शासक से, कि वो हमारी मदद करेंगे। अंग्रेजों से उनको उम्मीद थी, लेकिन उत्तरी सूबों में ऐसा कोई झुकाव और समझौते की प्रवृत्ति नहीं थी। उसके बाद बेटा मई 1857 में, इसमें मई सन 1857 में मेरठ की भारतीय सेना ने बगावत कर दी। जो भारतीय जो सेना थी उसने बगावत कर दी। विद्रोह की योजना खुफिया ढंग से बहुत अच्छी तरह से बनाई थी। जो उन्होंने विद्रोह की जो योजना बनाई थी वो बहुत ही खुफिया मतलब गुप्त ढंग से बनाई थी, लेकिन नियत समय से पहले हुए विस्फोट ने नेताओं की योजना की बिगाड़ दी थी। लेकिन उनकी जो योजना थी नेताओं ने वो बिगाड़ दी थी। यह केवल सैनिक विद्रोह से कहीं अधिक था। इसका बड़ा तेजी से प्रसार हुआ और इसने जन आंदोलन और भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई का रूप ले लिया था। मेरठ की भारतीय सेना ने जो बगावत की थी इसने बाद में भारतीय स्वाधीनता की लड़ाई के लिए रूप ले लिया था। इसने जन आंदोलन के रूप में यह दिल्ली मध्य भारत के कुछ भागों और बिहार तक सीमित था। यह समांतीय विस्फोट था, यह समांतीय विस्फोट बना था। ये कौन सा, जब मेरठ के भारतीय सेनाओं ने बगावत कर दी थी। हिंदू और मुसलमान दोनों ने विद्रोह में पूरी तरह हिस्सा लिया था। हिंदू ने और मुसलमान ने जो विद्रोह हुआ था इसमें बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लिया था, मतलब कि सभी ने हिस्सा लिया था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन पर पूरा दबाव डाला और इसका दमन भारतीय सहायता से किया गया। सामंत सरदारों के साथ व्यापक क्षेत्रों में आम जनता की सहानुभूति थी, लेकिन वे अयोग्य असंगठित थे। कौन थे अयोग्य और असंगठित? जो आम जनता थी और उनके सामने कोई रचनात्मक आदर्श और सार्वजनिक हित नहीं था। इस विद्रोह ने ब्रिटिश शासन को झकझोर कर रख दिया। सरकार ने अपने प्रशासन का पुनर्गठन किया। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में ले लिया। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वह नए सिरे से संगठित हुई। जो ये सब कुछ चल रहा था बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी से देश को अपने हाथ में जो ईस्ट इंडिया कंपनी इसने देश को अपने हाथ में ले लिया था। जिस भारतीय सेना ने अपनी बगावत से विद्रोह की शुरुआत की थी वो नए सिरे से शुरुआत हुई थी उसके बाद बेटा हमारा 4 पॉइंट, हिंदुओं और मुसलमानों में सुधारवादी और दूसरे आंदोलन। तकनीकी परिवर्तनों और उनके परिणामों के द्वारा भारत में पश्चिम की वास्तविक टकराहट 19वीं शताब्दी में हुई थी। 19वीं शताब्दी में इनकी मतलब दोबारा इनका विद्रोह हुआ था, झगड़ा हुआ था। विचारों के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ। जो लोगों की सोचने समझने की जो शक्ति थी उसमें भी परिवर्तन हुआ। पहली प्रतिक्रिया अल्पसंख्यक अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक सीमित था। जो अल्पसंख्यक मतलब थोड़े अंग्रेजी पढ़े लिखे वर्ग तक ही सीमित था और उसमें लगभग हर पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। और जो भी पढ़े लिखे थे उनमें पश्चिमी चीज के प्रति प्रशंसा का भाव था। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से खिन्न होकर बहुत से हिंदू ईसाई धर्म की ओर आकर्षित हुए। हिंदू धर्म के कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से उदास होकर, ठीक है, वो जो लोग थे वो किसकी ओर बढ़ गए? ईसाई धर्म की ओर आकर्षित होने लगे थे। और बंगाल में कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों ने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। वहाँ के जो भी कुछ प्रसिद्ध जो व्यक्ति थे उन्होंने भी धर्म परिवर्तन कर लिया था। राजा राममोहन राय ने हिंदू ब्रह्म समाज की स्थापना समाज सुधारवादी आधार पर की। उनके बाद केशव चंद्र ने उसे लगभग ईसाई रूप दे दिया। बंगाल के बढ़ते हुए मध्य वर्ग
पर ब्रह्मा समाज का प्रभाव पड़ा, लेकिन धार्मिक आस्था के रूप में वह बहुत कम लोगों तक सीमित रहा। भारत में अन्य स्थानों पर भी ऐसी प्रवृत्तियां काम कर रही थी और हिंदू धर्म के कठोर सामाजिक ढांचे के विरुद्ध असंतोष उभर रहा था। स्वामी दयानंद के ही समय में बंगाल में एक दूसरे ढंग का व्यक्तित्व सामने आया और नए पढ़े लिखे वर्ग के बहुत लोगों पर उसका प्रभाव पड़ा था। किसका प्रभाव पड़ा था? स्वामी दयानंद का। वे श्री रामकृष्ण परमहंस थे। वे सीधे साधे विद्वान नहीं पर धर्मप्राण व्यक्ति थे, लेकिन समाज सुधार में उनकी कोई विशेष रुचि नहीं थी। वे सीधे चैतन्य और भारत के अन्य संतों की परंपरा में आते हैं। धार्मिक थे वे, साथ ही बहुत बड़े उदार थे। आत्मरक्षा की खोज में वे मुसलमानों तक मिले थे वे। उनमें से कुछ लोग उस समय श्री राम कृष्ण के साथ भी रहे। वे कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर में बस गए और उनके असाधारण व्यक्तित्व और चरित्र की ओर धीरे धीरे लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। किसकी ओर ध्यान आकर्षित होने लगा? स्वामी दयानंद की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित होने लगा। धार्मिक विश्वास की बुनियादी बातों पर बल देते हुए उन्होंने हिंदू धर्म और दर्शन के विविध पक्षों को आपस में जोड़ा। उन्होंने धर्म पर बल दिया था। उन्होंने वेदांत के अद्वैत दर्शन के एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। उन्हें विश्वास था कि विचारशील मानवता के भविष्य के लिए यही एकमात्र धर्म हो सकता है। उनके अनुसार वर्ण व्यवस्था एक तरह की सामाजिक व्यवस्था है जो धर्म से अलग थी और अलग ही रहनी चाहिए। विवेकानंद ने बहुत सी बातें कही, लेकिन जिस एक बात के बारे में उन्होंने अपने लेखन और भाषणों में बराबर लिखा था वो थी अभय मतलब निडर रहो। उनके अनुसार अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह दुर्बलता है, मतलब हमारी कमजोरी है। हर तरह की दुर्बलता से बचो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। उपनिषदों की यही महान शिक्षा थी और सत्य की कसौटी है। कोई भी चीज जो तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कमजोर बनाती है उसे जहर की तरह छोड़ दो। उसमें कोई जीवन नहीं है, वह सत्य नहीं हो सकता। उसके बाद बेटा हमारा लास्ट पॉइंट है तिलक और गोखले। तिलक और गोखले है हमारा लास्ट पॉइंट। नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना सन 1885 में हुई थी, जब एक नए ढंग का नेतृत्व सामने आया। ये लोग अधिक आक्रामक और अवज्ञाकारी थे और बड़ी संख्या में निम्न मध्यवर्ग, विद्यार्थी और युवा लोगों के प्रतिनिधि थे। उसके बाद बेटा पुराने नेतृत्व की प्रतिनिधि भी कम उम्र के मराठा सज्जन गोपाल कृष्ण गोखले थे। क्रांतिकारी नारे हवा में गूंज रहे थे। क्रांतिकारी जो नारे लगा रहे थे वो हवा में गूंज रहे थे। और सन 1907 में संघर्ष फिर हुआ जिसमें पुराने उदार दल की जीत हुई, पर इसमें संदेह नहीं कि राजनीतिक दृष्टि से सजग भारत की बहुसंख्यक जनता तिलक और उनके समुदाय के पक्ष में थी। कांग्रेस का महत्व काफी कुछ घट गया था और बंगाल में हिंसक गतिविधियां सामने आ रही थी। ये लेसन बेटा हमारा कंप्लीट हो गया है। एक बार आप भी इस लेसन को रीड करना और समझने की कोशिश करना। अगर इसमें से कुछ समझ में नहीं